मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर ओनली इफ, अब आपको क्या कहा जा रहा है, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर, मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ एंड ओनली इफ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए इनवर्स जो है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू बी एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ए इनवर्स किसके इक्वल है, बी के, बी इनवर्स किसके इक्वल है, ये इसका मतलब हुआ। नाउ कैन आई से दैट we know that a into a inverse किसके इक्वल होता है, I। similarly we can say that b into b inverse ये किसके इक्वल होगा, ये भी आपका I के इक्वल होगा, ये भी आपका किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। नाउ a इनवर्स आपका b के इक्वल है। अब अगर मैं दोनों साइड a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a, तो व्हाट वी विल हैव, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, राइट। a इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए बी, और a इनवर्स किसके इक्वल आई, तो ये इसके इक्वल हो गया, ये किसके इक्वल हो गया, I के इक्वल हो गया। अब यहां देखो बी बी इनवर्स I के इक्वल है। नाउ बी इनवर्स किसके इक्वल है, ए के, बी इनवर्स किसके इक्वल है, ए के। तो अगर मैं दोनों साइड इफ आई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय बी, अगर मैं दोनों साइड बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो व्हाट वी विल हैव, बी इंटू बी इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी ए, और बी बी इनवर्स किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। अब अगर आप दोनों इक्वेशन से, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, फ्रॉम 1 एंड 2 व्हाट वी कैन कंक्लूड, देखो ए बी भी आई के इक्वल है और बी ए भी आई के इक्वल है। वी कैन से दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू आई, दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन that A and B are inverse of each other if and only if AB is equal to BA and BA is equal to I। तो as per the question ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, दैट इज cos 70 डिग्री sin 20 डिग्री साइन 70 डिग्री cos 20 डिग्री। वी हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देखो बहुत सिंपल है। अब डिटरमिनेंट को कैसे इवैल्यूएट करोगे, cos 70 इंटू cos 20, इट विल बी इक्वल टू cos 70 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री माइनस साइन 70 इंटू साइन 20, sin 70 degree into sin 20। Now what we will do here, using cos A cos B minus sin A sin B, और ये किसके इक्वल होता है, इट इज इक्वल टू cos A प्लस बी, इट इज इक्वल टू cos A प्लस बी, इट इज इक्वल टू cos A प्लस बी। इट मीन्स विच implies cos 70 degree cos 20 degree, that is cos A cos B minus sin 70 degree into sin 20 degree तो ये किसके इक्वल होगा आपका, इट विल बी इक्वल टू cos A is 70 degree plus B is 20 degree, so it will be equal to cos 90 degree and cos 90 degree is equal to 0। So the right answer is option D। Right answer is option D। Is it clear? ठीक है। Next question is question number 3। Question is adjoint of K। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि adjoint of K की वैल्यू क्या होगी। adjoint of KA will be equal to what। आपको ये कहा जा रहा है कि adjoint of KA की वैल्यू क्या होगी। देखो
First of all, we know that A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. A inverse is equal to 1 by determinant of A into adjoint of A. into adjoint of A, इसको आप ऐसे लिखो, into adjoint of A, ये इसके इक्वल होता है. तो can I say that it implies adjoint of A? adjoint of A किसके इक्वल हो जाएगा? A inverse into determinant of A. adjoint of A किसके इक्वल हो जाएगा? A inverse into determinant of A. अब यहां पर adjoint of K है, which implies adjoint of K, which implies adjoint of K. तो ये क्या हो जाएगा? adjoint of K will be equal to K A inverse. नहीं, जहां A है वहां पर K A हो गया, तो जहां A है वहां पर K A हो जाएगा. determinant of K A, determinant of K A. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम करो, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब देखो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू K इनवर्स इंटू A इनवर्स. इट विल बी इक्वल टू K इनवर्स इंटू A इनवर्स. और डेटरमिनेंट ऑफ K को आप क्या लिख सकते हो? K रेज टू पावर n, K रेज टू पावर n इंटू डेटरमिनेंट ऑफ A. अब ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज डेटरमिनेंट ऑफ K जो होता है वो K रेज टू पावर n इंटू डेटरमिनेंट ऑफ A के इक्वल होता है. ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है. अब देखो अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पावर प्लस होगी, तो ये हो जाएगा K रेज टू पावर n माइनस 1. तो इन दोनों से क्या हो जाएगा? K रेज टू पावर n माइनस 1. बाकी क्या रह गया? A इनवर्स इंटू डेटरमिनेंट ऑफ A, A इनवर्स इंटू डेटरमिनेंट ऑफ A. तो A इनवर्स इंटू डेटरमिनेंट ऑफ A बाय दिस इक्वेशन किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ A. तो ये हो जाएगा K रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A फ्रॉम इक्वेशन 1. तो ये आपका ऑप्शन है A. दिस इज द ऑप्शन A. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. द वैल्यू ऑफ K फॉर विच fx इज इक्वल टू. आपको एक फंक्शन दिया गया है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 3x प्लस 4 10x, 3x प्लस 4 10x डिवाइडेड बाय x when x is not equal to 0, when x is not equal to 0. और क्वेश्चन में कहा जा रहा है fx is equal to k, fx is equal to k when x is equal to 0, when x is equal to 0. अब आपको कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो फंक्शन है कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, वी कैन से दैट देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0. लिमिट कौन से पॉइंट पर अप्लाई होगी? जहां पर नॉट इक्वल टू 0 है. fx शुड बी इक्वल टू f ऑफ 0, which implies limit x approaches to 0, which implies limit x approaches to 0. fx की वैल्यू क्या है? 3x प्लस 4 10x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा? f ऑफ 0. कैन आई राइट इट एज which implies limit x approaches to 0, 3x by x प्लस 4 10x by x प्लस 4 यहां पे लिमिट अप्लाई करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 10x by x इक्वल टू f ऑफ 0. f ऑफ 0 की वैल्यू जब x 0 के इक्वल हो, फंक्शन की वैल्यू क्या है? जब x की जगह 0 करोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k. तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? k. अब देखो x से x कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया आपका 3 प्लस 4. वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है? 1. किसके इक्वल होता है? 1. तो ये आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बिकॉज ये ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1. ये 1 के इक्वल होता है. तो 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 7. तो फाइनल आंसर होगा आपका k इक्वल टू 7. दैट इज ये जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन बी. दैट इज ऑप्शन B. This is the final answer of this question. Number 10. Next question is question number 10. Question number 10 is if x minus y, 2x minus y, 2x plus z, 3z plus
3z प्लस w इज इक्वल टू -1 0 5 13 -1 0 5 13। देन आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन है, डिफरेंट वैल्यूज आपको गिवन है। तो देखो बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? -1। 2x माइनस वाई किसके इक्वल होगा? 0। 2x प्लस जेड किसके इक्वल होगा? 5। एंड 3z प्लस w किसके इक्वल होगा? 13। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 3 ले लो, इसको 4। दोनों को सॉल्व करो, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2। तो जब आप 1 और 2 को सॉल्व करोगे तो क्या होगा? x माइनस वाई इक्वल टू -1, देन 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा? 0। तो देखो ये माइनस हो गया, प्लस हो गया, और ये क्या हो गया? माइनस। तो ये कैंसिल हो गया, -2x प्लस x क्या हो जाएगा? -x, और ये हो जाएगा -1। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो x की वैल्यू आ गई 1, राइट। अब आपको जो ऑप्शंस गिवन है उसमें ऑप्शन z और w की वैल्यू गिवन है, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस z इक्वल टू 5। तो z इक्वल टू क्या होगा? 5 माइनस 2 दैट इज 3। अब Z3 आ रहा है, ऑप्शन चेक करो, Z3 कितनी ऑप्शंस पर आ रहा है? Z3 आपका सिर्फ ऑप्शन सी में आ रहा है। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। अदरवाइज आप W को भी फाइंड करना चाहते हो तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, पुट Z इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस W इक्वल टू 13। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? 13 माइनस 9 इक्वल टू 4। तो Z आपका 3 आ रहा है और W ये आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये आपका क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, राइट। तो Z 3 और W 4, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Is it clear? Now next question is question number 11. Question number 11 is the value of k for which the function fx is equal to 1 minus cos 4x upon 8x square. देखो as per the question fx is continuous. According to the question fx is continuous. According to the question fx is continuous. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, because fx is continuous therefore we can say that limit x approaches to 0, limit x approaches to 0 f of x, limit x approaches to 0 f of x will be equal to f of 0, will be equal to f of 0। इतनी बात समझ में आ रही है? फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स किसके इक्वल होगा? f of 0 के। अब f of x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू f of 0। और जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। और हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखो, कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x अपॉन में क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, राइट। नाउ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या बन गया आपका? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है? यहाँ आप आइडेंटिटी यूज करोगे। सी वी नो दैट cos 2 theta, we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. We know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. अब अगर मैं इस माइनस 2 sin square theta को यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2 sin square theta इक्वल टू 1 माइनस cos 2 theta।
क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा k हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x, साइन 2x, और 4x स्क्वायर को भी आप क्या ले सकते हो 2x का स्क्वायर, तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, इक्वल टू क्या हो जाएगा k, इक्वल टू क्या हो जाएगा k। नाउ एज x अप्रोचेस टू 0 विच इम्प्लाइज अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी किसको अप्रोच करेगा 0 को। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0, क्या लिखोगे, क्या लिख सकते हैं, लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा साइन 2x अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू k। नाउ वी नो दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू k, या 1 स्क्वायर इक्वल टू k, 1 स्क्वायर इक्वल टू k। ऐसा क्यों लिखा हमने, बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका असर्शन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन sec इनवर्स 2x। अगर हम असर्शन की बात करते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि जो sec इनवर्स 2x एक फंक्शन है जिसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है माइनस इन्फिनिटी -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट sec इनवर्स x, अगर मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या होता है, अगर मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या होती है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, रेंज क्या होती है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। पहले हम आते हैं डोमेन पर, बिकॉज असर्शन में बात हो रही है डोमेन की। तो देखो इसका मतलब ये हुआ कि से ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये हो गया -1 और ये 1, पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 के बीच में ये जो नंबर है ये सारे एक्सक्लूड होंगे, -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या होंगे एक्सक्लूड होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x हम बात करते हैं तो x जो है -1 के इक्वल और -1 से छोटा होगा, या x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल, x की वैल्यू जो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखो तो 1 के इक्वल 1 से बड़ा, और यहाँ देखो तो -1 और इसके पीछे -1 और -1 से पीछे -∞ तक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है 2x की, ये x है, तो अब x की जगह अगर मैं 2x लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -1। तो यही वैल्यू x के रेफरेंस में क्या, 2x x के रेफरेंस में क्या हो जाएगी -1/2। और अगर मैं यहाँ 2x कर दूँ तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो डोमेन तो x के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो आपको कहा जा रहा है डोमेन जो है -1/2 के इक्वल और -1/2 के से लेस, दैट इज दिस वैल्यू। ये तो ठीक है आपका। और क्या होगा डोमेन 1/2 के इक्वल और 1/2 से बड़ा, तो 1/2 के इक्वल क्लोज इंटरवल और 1/2 से ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी। तो डोमेन तो हमारा क्या है, मींस असर्शन जो है हमारा वो ट्रू है, असर्शन हमारा क्या है ट्रू है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो आपको रेंज में कहा जा रहा है कि sec इनवर्स -2 की जो रेंज है वो -π/4 होती है, -π/4 होती है। अब आप देखो रेंज होती है 0 से लेके पाई,
रेंज होती है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। π/2 क्यों नहीं होती है? क्योंकि इस पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। तो -π/4 तो 0 और पाई के बीच में है नहीं, तो इसका मतलब रेंज तो ये हो नहीं सकती, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है? फॉल है। असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है? फॉल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका, तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका वो क्या होगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। 21 क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13π/7। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 13π/7। 13π/7 साइन इनवर्स साइन 13π/7। तो व्हाट वी विल डू हियर, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स। अब क्वेश्चन ये बनता सर ब्रेक क्यों करना है? ब्रेक इसलिए करना है कि ये जो 13π/7 है -π/2 और π/2 जो साइन इनवर्स की रेंज होती है ये उसमें लाई नहीं करता है। तो हमें इसको ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट करना है कि वो -π/2 और π/2 जो इसकी रेंज होती है वो उस पर लाई करे। तो वी कैन राइट इट एज साइन 2π -π/7। 2π -π/7। 7 2 जा 14, 14 - पाई क्या होगा? 13π/7। इज इट क्लियर? ठीक है। साइन नाउ 2π - थीटा, 2π - थीटा विच क्वाड्रेंट? दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। 2π - थीटा का मतलब क्या हो गया? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स, इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स माइनस साइन π/7। इट कैन बी रिटन एज साइन इनवर्स माइनस साइन π/7। इज इट क्लियर? Now minus sin theta, it can be written as sin inverse sin of minus theta. It can be written as sin inverse sin of minus theta. Why? Because sin of minus theta is equal to minus sin theta. Why we have written it? Because sin of minus theta is equal to minus sin theta is equal to minus sin theta. Now sin inverse sin, देखो ये हो गया sin inverse sin x which is equal to x. तो it will be equal to -π/7 and -π/7 belongs to -π/2 to π/2. It means sin इनवर्स sin 13π/7 की जो वैल्यू होगी दैट इज -π/7। इज इट क्लियर? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 का, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, चॉइस वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है आपका, लेट f सच दैट n to n, जो फंक्शन है आपका वो n to n, n का मतलब यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर। n क्या है यहाँ पे आपका? नेचुरल नंबर। मीन सेट a भी नेचुरल नंबर है, सेट b भी क्या है? नेचुरल नंबर। बी डिफाइंड बाय fn। अब आपको fn की वैल्यू गिवन है, वैल्यू ऑफ fn हैज बीन गिवन विच इज इक्वल टू n + 1/2, विच इज इक्वल टू n + 1/2 इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड, इफ n इज ऑड। और फिर आपको क्या कहा जा रहा है? fn is equal to n/2, fn is equal to n/2 if n is even, if n is even for all n belongs to natural number। ये जो स्मॉल n है वो किसको बिलोंग कर रहा है? इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव, जस्टिफाई योर आंसर। आपको कहा जा रहा है आपको ये बताना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात, बाइजेक्टिव का मतलब क्या हुआ? बाइजेक्टिव का मतलब होता है, बाइजेक्टिव का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जो 1 भी है और ऑन टू भी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन 1 है। अगर ये फंक्शन 1 है तभी ये बाइजेक्टिव होगा, और अगर ये फंक्शन 1 नहीं होगा तो बाइजेक्टिव होने का मतलब ही नहीं बनता। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो 1 प्रूव करने के लिए हम इसको एरो डायग्राम से ही प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि से दिस इज द सेट ए एंड दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट बी, दिस इज द सेट ए, दिस इज सेट बी। अब ए भी नेचुरल नंबर है, बी सेट भी नेचुरल नंबर है, से 1 2 3 4 5 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी। इसी तरह से सेट बी भी क्या है? नेचुरल नंबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो, अगर मैं सेट ए की वैल्यू
सेट ए की वैल्यू 1 लेता हूँ। 1 का मतलब मैंने वैल्यू क्या ली है, ऑड। 1 का मतलब मैंने वैल्यू क्या ली है, ऑड। तो यहाँ पर 1 अगर आप यहाँ पे, तो एफ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने क्या किया, पुट एन इज इक्वल टू 1, पुट एन इज इक्वल टू 1। तो जब आप एन की जगह 1 पुट करते हो, अब 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो एफ एन की वैल्यू क्या होगी, एन प्लस 1/2। तो एन की जगह 1, तो एफ वन क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसका मतलब 1 की जो इमेज है, इसका मतलब 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 ही आ रही है। 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 की इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर मैं एन की जगह 2 पुट करता हूँ, अगर मैं एन की जगह 2 पुट करता हूँ, 2, तो 2 तो इवन है। अगर मैं एन की जगह पुट एन इज इक्वल टू 2, पुट एन इज इक्वल टू 2, तो 2 तो इवन है। तो इसका मतलब जो एफ ऑफ 2 है, जो एफ ऑफ 2 है वो क्या हो जाएगा, 2/2, बिकॉज एन अगर इवन है तो फंक्शन की वैल्यू n/2 है, तो ये हो जाएगा 2/2, दैट इज 1, दैट इज 1। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम n की जगह 2 पुट करते हैं तो भी इमेज 1 आ रही है, तो भी इमेज क्या आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इम्प्लाइज कि f1 जो है आपका वो f2 के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि जो f1 है आपका वो f2 के क्या है, इक्वल है। पर क्या 1 2 के इक्वल होता है, नहीं होता। बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। ये क्लियर हो गया, f1 जो है f2 के इक्वल है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर fn इज नॉट 1 1, देयरफॉर fn इज नॉट 1 1। और अगर 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव, एंड हेंस नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए पहले उसका 1 1 होना ज़रूरी है, फिर हम चेक करते, अगर ये 1 1 होता तो हम चेक करते क्या ये ऑन टू है, और अगर ये 1 1 भी होता, ऑन टू भी होता, तब हम कहते हैं बाइजेक्टिव है। पर ये 1 1 ही नहीं है, तो बात वहीं खत्म होगी कि एफ एन 1 1 नहीं है, हैंस नॉट बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन इज a man 1.6 meter tall, a man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second away from a street light that is 4 meter above the ground। तो पहले इसकी फिगर बना लेते हैं। से दिस इज द स्ट्रीट लाइट और ये हो गया मैन। अब एज पर क्वेश्चन, मैन वॉक्स अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है स्ट्रीट लाइट और मैन के बीच में, ये कितना है, ये है x, ये कितना है, x है, ठीक है। और स्ट्रीट लाइट का जो हाइट है वो कितनी है, एज पर क्वेश्चन 4 मीटर, 4 मीटर अबव द ग्राउंड। तो इसको हम ऐसे पहले कनेक्ट कर लेते हैं। ये कुछ फिगर आपकी फिर ऐसे बनेगी। नाउ से ABCD E। तो एज पर द फिगर जो AB है वो क्या है, स्ट्रीट लाइट। AB इज व्हाट, AB इज स्ट्रीट लाइट। D इज मैन। और जिसकी हाइट कितनी है, द हाइट ऑफ दिस मैन इज 1.6 मीटर, हाइट ऑफ दिस मैन इज 1.6 मीटर। A man 1.6 meter tall walks at the rate of 0.3 meter per second, walks at the rate of 0.3 meter, rate of का मतलब आपको यहाँ क्वेश्चन में गिवन है dx/dt, आपको क्वेश्चन में गिवन है dx/dt 0.3 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन है। फिर आपको कहा जा रहा है एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ शैडो मूविंग एंड एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। देखो शैडो लेंथनिंग का मतलब ये हो गया, देखो ये मैन है तो ये इसकी शैडो होगी, पीछे से लाइट आ रही है तो इसकी शैडो ये, दिस इज द शैडो। तो शैडो मान लेते हैं, शैडो की जो लेंथ है वो y है। अब आपको कहा जा रहा है ये जो लेंथ है शैडो की वो किस रेट पर, तो आपको फाइंड करना है dy/dt कि शैडो की जो लेंथ है किस रेट पर, एट व्हाट रेट इज द शैडो लेंथनिंग। तो शैडो की जो लेंथ है किस जो शैडो की लेंथ है उसका रेट हमें फाइंड करना है, मीन्स हमें y जो है इसका रेट फाइंड करना, रेट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको dy/dt फाइंड करना है। समझ में आ गया, यानी कि जो आपको ये कहा जा रहा है कि एट व्हाट रेट
ऑफ हिज शैडो, रेट ऑफ हिज शैडो लेंथनिंग, ये जो है आपका हेयर रेट ऑफ हिज का मतलब मैन, शैडो लेंथनिंग, तो इसका मतलब क्या फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। इज इट क्लियर? ठीक है, फिर क्या कहा जा रहा है, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग का मतलब एट रेट, एट व्हाट रेट, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग, रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग। अब इसको ध्यान से समझना, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। भाई जैसे जैसे मैन आगे होते जाएगा उसका जो शैडो का टिप है वो भी मूव करता जाएगा, तो इसका मतलब डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, एट वट रेट टिप ऑफ हिज शैडो मूविंग का मतलब क्या हुआ, जिस रेट पर वो आगे बढ़ेगा उसी रेट पर उसका वो भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन डी एक्स बाई, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब कैसे फाइंड करेंगे, अब ये देखो आप, फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई से दैट ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये हुआ हेयर ट्राइंगल बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई डी सी। भाई ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, कैसे होंगे ये भी बताए, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 90-90 इक्वल और ये कॉमन एंगल है, तो बाय एंगल सिमिलैरिटी दीज टू ट्राइंगल विल बी सिमिलर। ठीक है, अब दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हो तो बाय सीपीएसटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो इक्वल होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा है तो क्या होगा, विच इम्प्लाइज बी ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए सी अपॉन इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, विच इम्प्लाइज वॉट, बी ए कितना है 4, ई डी कितना है 1.6, डेसिमल रिमूव करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए सी क्या हो गया x प्लस वाई, ए सी क्या हो गया x प्लस वाई, और डी सी क्या हो गया y। इज इट क्लियर? अब देखो ये हो जाएगा आपका 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y, 5 इंटू वाई क्या हो जाएगा 5y, और 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x, प्लस 2 इंटू वाई क्या हो जाएगा 2y। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग नहीं, पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नाउ कैन आई से दैट 5y माइनस 2y, 5y माइनस 2y क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x। नाउ व्हाट वी विल डू, डिफरेंशिएटिंग, अब आपको फाइंड करना dy बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू डी वाई बाई डी टी, 3 इंटू डी वाई बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो डी वाई बाई डी टी क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 2 इंटू, देखो डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू है 0.3 और ये मल्टीप्लाई यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, डेसिमल रिमूव करोगे तो 30 हो जाएगा, डेसिमल रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो गया 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो ये हो गया 0.2, ये कितना हो गया 0.2। इसका मतलब रेट ऑफ हिज शैडो लेंथनिंग वो क्या हो गया, इट विल बी इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड, और रेट एट विच टिप ऑफ अ शैडो मूविंग इट विल बी इक्वल टू व्हाट, डी एक्स बाई डी टी कितना 0.3 और डी वाई बाई डी टी कितना 0.2, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा क्या, कि जो उसकी शैडो का जो शैडो लेंथनिंग का जो रेट है, रेट ऑफ हिज शैडो लेंथनिंग वो कितना होगा 0.2 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और रेट एट विच टिप ऑफ शैडो मूविंग वो क्या होगा
0.5 मीटर पर सेकंड एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Question number 33. Question number 33 is define the relation R in the set n cross n. मीन्स फर्स्ट सेट भी नेचुरल नंबर है और सेकंड सेट भी नेचुरल नंबर है. जिन दो सेट के बीच में रिलेशन है वो दोनों ही सेट के जो एलिमेंट्स है वो नेचुरल नंबर है. एज फॉलोज फॉर ए बी. अब रिलेशन क्या है? फॉर ए बी कॉमा सी डी बिलोंग्स टू. आपको कहा जा रहा है रिलेशन जो है वो क्या है? ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? ए बी और सी डी. ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. कब? इफ एंड ओनली इफ ए डी इज इक्वल टू बी सी. क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए बी जो है वो सी डी से कब रिलेटेड होगा? जब ए डी जो है वो बी सी से रिलेटेड होगा, जब ए डी जो है बी सी के इक्वल होगा. ये आपको गिवन है. फिर आपको कहा जा रहा है अगर ऐसा है तो प्रूव करो ये जो रिलेशन है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है. वो कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस. अब कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब वो रिफ्लेक्सिव होगा, जब वो सिमेट्रिक होगा और जब वो ट्रांजिटिव होगा. अब कैसे प्रूव करेंगे अब वो समझते हैं. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी विल चेक द रिफ्लेक्सिविटी. एक चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशल केस है आपका. नॉर्मली जो होता है हमें एलिमेंट्स कैसे गिवन होते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी. यहाँ पे रिलेशन जो है वो ऑर्डर्ड पेयर में है ए बी, यानी कि नॉर्मली जो आपका ए होता है वो यहाँ पर क्या है? ए बी. और जो आपका बी होता है रिलेशन में जिसको हम बी कहते हैं वो यहाँ पर है सी डी. अब ध्यान से देखो, आप इसके पर्सपेक्टिव में देखो. रिफ्लेक्सिविटी के लिए क्या होना चाहिए? ए की इमेज एक खुद होना चाहिए. ए की इमेज यानी कि यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा? ए बी जो होगा आपका वो ए बी से ही रिलेटेड होगा, तब भी रिफ्लेक्सिव होगा. मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मली जितने भी क्वेश्चन हमने किए अभी तक रिलेशन एंड फंक्शन के, उसमें क्या होता था? ए इज रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ दिस, ऐसी कुछ कंडीशन होती थी. अब यहाँ पर क्या है? ए और बी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है. यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है. और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर की. अब देखो रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? अब इसके रिस्पेक्ट में देखो, ए इज रिलेटेड टू ए. रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है कि अगर ए से रिलेटेड है तो रिफ्लेक्सिव होगा. यहाँ पर ए का मतलब, इसका मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है, अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ओ बी, इफ ऑर्डर्ड पेयर ए बी इज रिलेटेड टू ए बी देन इट इज रिफ्लेक्सिव. यही हमने पढ़ा हुआ है. ठीक है, तो देखो फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वेयर ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. भैया ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और बी भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है. कैन आई से दैट ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा? भाई ए बी नेचुरल नंबर है, बी भी नेचुरल नंबर है. और नेचुरल नंबर में क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ए 3 है आपका और बी आपका 4 है तो बी ए क्या हो जाएगा? 4 into 3. तो ये भी 12, ये भी 12, तो यानी कि दोनों इक्वल हैं. तो हमने कहा भैया ए बी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या हो गया? कि ए बी जो है बी ए के इक्वल होगा. अब आप इस रिलेशन पर आ जाओ. ये रिलेशन क्या कह रहा है? ये कह रहा है अगर ए डी बी सी के इक्वल है, ए डी बी सी के इक्वल है, तब क्या होगा? ए बी रिलेटेड टू सी डी है. इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो फर्स्ट के रिलेटेड है और यहां से फर्स्ट से रिलेटेड और यहां से सेकंड इस सेकंड से रिलेटेड. अब एरो पे ध्यान दो, आप इसको देख के रिलेशन कैसा बन रहा है? ये जो फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट से रिलेटेड हो गया ए बी और इसके सेकंड एलिमेंट से इसके सेकंड एलिमेंट दैट इज सी डी. अब यही चीज आप यहां पर अप्लाई करके देखो तो यहां पर क्या होगा? इसका फर्स्ट एलिमेंट यहां से इस फर्स्ट से रिलेटेड हो गया दैट इज ए बी. सेकंड से सेकंड, राइट हैंड के सेकंड से लेफ्ट हैंड के सेकंड, ए टू बी, तो ए बी इज रिलेटेड टू ए बी. तो विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन ये प्रूफ हो गया कि जो ए बी है यानी कि जो ए है, जो आपका ए है वो ए से क्या है? रिलेटेड है. इसका मतलब ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है. अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक. सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर ए बी रिलेटेड है, अगर ए बी रिलेटेड है रिलेशन से, अगर ए बी का रिलेशन बन रहा है तो क्या होता था? बी ए का भी रिलेशन होगा. अगर ए बी रिलेट कर रहा है और बी ए भी रिलेट कर रहा है तो हम कहते थे वो सिमेट्रिक है. अब ए बी का मतलब क्या है? अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी अगर ए बी से रिलेटेड होगा तभी वो सिमेट्रिक होगा. यही होता है ना सिमेट्रिक में. अब ए बी का मतलब हो गया ए बी इज रिलेटेड टू सी डी. तो सिमेट्रिक में हमने कहा इफ ए बी इज रिलेटेड टू सी डी तो इसका मतलब क्या है? ए डी बी सी के इक्वल है. अब हमें ये प्रूफ करना होगा कि अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो सी डी क्या ए बी से रिलेटेड है? अगर ये प्रूफ हो गया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी तो ये प्रूफ हो जाएगा सिमेट्रिक है. अब ध्यान से समझो, देखो अब एज पर दिस कंडीशन अगर ए बी सी डी से रिलेटेड है तो ए डी इक्वल टू बी सी होगा. ए डी इक्वल टू बी सी, राइट. अब ए बी सी डी ये सब किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को.
ये दोनों ही पेयर जो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अगर वो रिलेटेड है तो नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर का रिलेशन बन रहा है। और नेचुरल नंबर में क्या होता है, नेचुरल नंबर में क्या होता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। एक दूसरी बात, कोई भी नंबर हो, अगर मैं आपको ये कह रहा हूं कि 4 5 के इक्वल है तो 5 = 4, बात तो भाई एक ही है, बात तो एक ही होगी ना। इसका मतलब ये हो गया AD = BC, BC = AD, बात तो सेम ही है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो BC को क्या लिख सकते हो, CB, और AD को हम क्या लिख सकते हैं, DA। मैंने क्या कहा, BC को हम क्या लिख सकते हैं, CB, और AD को हम लिख सकते हैं DA बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो होगा क्या, अब ये कंडीशन आ गया। अब इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट इसका फर्स्ट से रिलेटेड होगा, तो C किससे रिलेटेड होगा, D से, और सेकंड एलिमेंट जो है राइट साइड से जो सेकंड है वो लेफ्ट के सेकंड से रिलेटेड होगा, यानी कि A जो रिलेटेड होगा B से। तो बन क्या गया, CD रिलेटेड टू AB। तो यही तो हमें प्रूव करना था, सिमेट्रिकली यही प्रूव करना था कि अगर AB CD से रिलेटेड है तो CD AB से रिलेटेड होगा, दैट इज सिमेट्रिक। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए पहले दो कंडीशंस हमें लेनी होती है कि AB BC, फिर हमें प्रूफ करना होता है कि AC जो है वो बिलोंग कर रहा है। अब देखो AB का मतलब हमने कहा AB से रिलेटेड टू CD, इसका मतलब हो गया AD = BC, यानी कि एक्सट्रीम एलिमेंट इज इक्वल टू मिडल एलिमेंट, प्रोडक्ट ऑफ मिडल एलिमेंट। ओके, देन ये हो गया आपका A, ये हो गया B। अब यहां पर A B है, B आपका CD है, तो C क्या होगा, EF। तो हमने कहा इफ CD इज रिलेटेड टू EF विद रिस्पेक्ट टू दिस कंडीशन, अगर CD जो है EF से रिलेटेड है तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट CF विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडल एलिमेंट DE। ये क्लियर हो गया। नाउ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 2 को, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ AD × CF हो जाएगा, ADCF। राइट वाले को राइट वाले के साथ ये हो जाएगा BCD। अब देखो जी कुछ कैंसिल हो रहा है, C से तो आपका C कैंसिल हो जाएगा, D से आपका D, ये हो गया AF = B। अब आप अगेन इस कंडीशन पर आ गए। अब क्या है, इस कंडीशन के हिसाब से ये रिलेशन क्या बनेगा, फिर लेफ्ट वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड वाले के फर्स्ट से रिलेटेड, दैट इज AB। सेकंड वाले का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लेफ्ट वाले के फर्स्ट से रिलेटेड, दैट इज EF। तो ये क्या प्रूफ हो गया कि A इज रिलेटेड टू C, ये A है, ये B है, और ये हमारा था C। A इज रिलेटेड टू C, यही तो प्रूफ करना था हमें। तो AB इज इक्वल टू EF, दैट इज ट्रांजिटिव। इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो गिवन रिलेशन है आपका वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्लियर हो गया। स्पेशल केस है ये क्वेश्चन का। स्पेशल केस क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसमें नॉर्मल एलिमेंट थी जिससे हम डील करते हैं, यहाँ पर ऑर्डर पे। तो जब ऑर्डर पेयर है उसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, पहले उसको इसी तरह से लिखो, फिर जैसे आप करते हो उसी प्रोसेस के साथ आपको चलना है। कंडीशन को देखना, उस कंडीशन के साथ हम प्रूव करेंगे। ये क्लियर हो गया। इफ अ मैट्रिक्स है, आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, दिस इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2, दिस इज द मैट्रिक्स ए वैल्यू व्हिच हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। आपको कहा जा रहा है फाइंड ए इनवर्स। तो फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है फाइंड ए इनवर्स, फिर कहा जा रहा है यूज ए इनवर्स टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। नो, एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स। सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। We know that A inverse is equal to adjoint of A upon determinant of A, right? This is the given matrix A। सबसे पहले हम क्या करेंगे, determinant of A फाइंड करेंगे। determinant of A फाइंड हमने कैसे किया, expand along R1, तो क्या हो जाएगा 2। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4 विद माइनस साइन, माइनस क्या होगा, +1 × ये हो जाएगा आपका +4। ये क्लियर हो गया, ठीक है। देन ये पॉजिटिव होता है, ये माइनस होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम के एलिमेंट को छोड़ दो, 3 × -2 क्या हो जाएगा, -6 विद माइनस साइन, माइनस +1 × 4 क्या हो जाएगा, 4। देन +5, तो ये हो गया आपका +5। अब 5 के केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 3 × 1 क्या हो जाएगा, 3 विद माइनस साइन, -1 × 2 क्या हो जाएगा, -2। इसको सॉल्व करके आपके डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी -1। ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, A11 ये कोफैक्टर्स होते हैं, A11 A12 A13, A21 A22 A23 और A31 A32 A33। इसी तरह से हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल A11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, बट एट द सेम टाइम A11 का मतलब हो गया -1 raised to power 1 + 1।
a11 का मतलब हो गया -1 रेज टू पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा 2 × -2, 2 × -2 क्या हो जाएगा आपका -4, फिर माइनस साइन माइनस माइनस प्लस 1 × ये क्या हो जाएगा 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे -4 + 4 0, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह से a12 जब आप सॉल्व करोगे ये भी क्या होगा -1 रेज टू पावर 1 + 2। अब a12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो तो 3 × -2 क्या हो जाएगा -6 और माइनस विद माइनस साइन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा आपका 2। फिर a13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो। फर्स्ट ऑफ ऑल -1 रेज टू पावर 1 + 3, इसको भी ऐसे लिखा जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 3 × 1 क्या हो जाएगा 3 और -2, तो ये हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली a21 का मतलब अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा -3 × -2 दैट इज 6 विद माइनस साइन -1 × 5 क्या हो जाएगा -5। और सेम प्रोसेस -1 रेज टू पावर 2 + 1 -1 रेज टू पावर 2 + 2 -1 रेज टू पावर 2 + 3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसी तरह से तो a21 आपका आएगा -1, a22 आएगा -9, a23 आएगा -5। सिमिलरली जब आप a31 फाइंड करोगे मींस -1 रेज टू पावर 3 + 1, 3 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, -3 × -4 क्या हो जाएगा 12, -2 × 5 क्या हो जाएगा -10, यानी कि 12 - 10, तो 12 - 10 तो ये आएगा आपका 2। a32 आएगा 23, a33 आएगा 13। अब a11 a12 a13 0 2 1, तो ये हो गया 0 2 1। a21 a22 a23 दैट इज -1 -9 -5, तो ये हो जाएगा -1 -9 -5। a31 a32 a33 ये आपका आएगा 2 23 13, तो 2 23 13, तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब a इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेटर्मिनेंट ऑफ ए, डेटर्मिनेंट ऑफ ए था आपका -1, तो दैट इज 1/-1। -1 को जैसे आप अंदर लेके जाओगे सभी के साइन अपोजिट हो जाएंगे, 0 तो एज इट इज ही रहेगा, -1 हो जाएगा 1, 2 हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा -23, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा -13। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, तो हमने ए इनवर्स की वैल्यू को फाइंड कर लिया। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज यूज ए इनवर्स। अब हमने जो ये ए इनवर्स फाइंड किया है, ये जो ए इनवर्स फाइंड किया हमें इसका यूज करके यूज ए इनवर्स टू सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है 2x - 3y + 5z = 11, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड गिवन इक्वेशन इज 3x + 2y - 4z = -5 एंड थर्ड गिवन इक्वेशन इज x + y - 2z = -3। इस ए इनवर्स का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, सॉल्व करने का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो यहाँ मैट्रिक्स मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे 2 3 1 2 3 1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -3 2 और 1, और कोफिशिएंट ऑफ z क्या है 5 -4 -2। अब अगर आप क्वेश्चन में देखो तो ये सेम वैल्यू आपकी मैट्रिक्स ए की है, इसका मतलब ये जो है मैट्रिक्स ए आ गया। नाउ बाय मैट्रिक्स मेथड क्या होता है ax = b होता है और x = क्या होता है a इनवर्स b। x क्या होता है वेरिएबल x y z, a इनवर्स ये है और इसका इनवर्स आप ऑलरेडी फाइंड। अब यूज a इनवर्स का मतलब हम इसका यूज करेंगे, तो ये जो a इनवर्स की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ रखेंगे, और b का मतलब क्या होता है कांस्टेंट 11 - 5 3 11 - 5 3। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट रो विद दिस कॉलम, तो 0 × 11 क्या हो जाएगा 0, 1 × -5 -5 -2 × -3 +6। सेकेंड रो विद दिस कॉलम मल्टीप्लाई -2 × 11 -22, 9 × -5 -45 -23 -3 +69। थर्ड रो विद दिस कॉलम -1 × 11 -11, 5 × -5 -25 +39। जब आप सॉल्व करोगे तो 6 - 5 हो जाएगा 1, 69 - 45 -22 ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा आपका 3। अब इक्वेट करोगे बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी x विल बी इक्वल टू 1, y = 2, z = 3 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आपको क्वेश्चंस में क्या गिवन है देखो पैसेज क्या है आपका, द टेम्परेचर ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एन इंटेस्टाइनल इलनेस इज गिवन बाय
टेम्परेचर की इक्वेशन गिवन है इन द फॉर्म ऑफ ए फंक्शन दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन इज एफ एक्स इज इक्वल टू -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6, दिस इज द गिवन इक्वेशन। और जिसमें आपको इंटरवल गिवन है 0 to 12। और आप देख सकते हो, देखो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12। इट मीन्स जो आपका ये फंक्शन है वो 0 to 12 क्लोज इंटरवल पर लाई कर रहा है, राइट। वेयर एफ एक्स इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एट एक्स डेज। और फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0 to 12। अब 0 to 12 जो आपको इंटरवल पूछा गया है आपसे, वो आपसे पूछा गया है ओपन इंटरवल। अगर आप क्वेश्चन में देखो, इज द फंक्शन डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल 0,12, जस्टिफाई योर आंसर। भाई सिंपल सी बात है, फंक्शन को देखो, अगर आप इस फंक्शन को देखते हो तो क्लियरली दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है? पॉलिनोमियल फंक्शन। और पॉलिनोमियल फंक्शन वी ऑल नो दैट डिफरेंशिएबल होता है। बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बिकॉज दिस गिवन फंक्शन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन पॉलिनोमियल है, देयरफॉर इट विल बी डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, हैंस डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल 0,12। जिस फॉर्म में पूछा गया, ओपन इंटरवल में पूछा गया, तो आप कहोगे इट इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 0,12। तो फर्स्ट पार्ट तो क्लियर हो गया, पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा एंड हैंस इट विल बी डिफरेंशिएबल इन द गिवन इंटरवल 0,12। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज इफ 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। आपको कहा जा रहा है अगर इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट 6 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट m। तो इस m की वैल्यू क्या होगी, इस m की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखो गिवन फंक्शन इज एफ एक्स -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, तो -0.1 इंटू 2 हो जाएगा -0.2 इंटू एक्स। और एम एक्स का डेरिवेटिव होगा m, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट का मतलब इस डेरिवेटिव में जब मैं 6 को पुट करूंगा, इसकी जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल होगी। सिंस 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर f डैश 6 विल बी इक्वल टू 0। Therefore f dash 6 will be equal to 0, which implies -0.2। जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां 6 आ जाएगा, प्लस m। तो ये जो वैल्यू है आपकी इट विल बी इक्वल टू 0। अब 6 इंटू 0.2, 0.2 इंटू 6 क्या होगा, 1.2। तो ये हो जाएगा -1.2 प्लस m इक्वल टू 0। तो -1.2 और राइट हैंड साइड में शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा, +1.2। इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.2। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। The next part of the question is find the interval in which the function is strictly increasing, strictly decreasing। आपको वो इंटरवल फाइंड करना है जिसमें जो गिवन फंक्शन है आपका स्ट्रिक्टली का मतलब ये हो गया, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और किस इंटरवल में जो इसका डेरिवेटिव है वो लेस देन 0, इवन नॉट इक्वल, राइट। तो देखो ये जो गिवन फंक्शन था वो हमारे पास m की वैल्यू आ गई है। m की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो f x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.1 एक्स स्क्वायर प्लस m, इन प्लेस ऑफ m वी विल पुट 1.2। तो ये हो जाएगा 1.2x प्लस 98.6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 98.6, राइट। नाउ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर जैसे हमने यहाँ फाइंड किया था, तो ये हो गया था -0.2x। भाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, 2 इंटू 0.1 हो जाएगा -0.2x। 1.2x का डेरिवेटिव होगा +1.2 फ्रॉम देखो 1.2 का मतलब क्या हो गया, 1.2 का मतलब हो गया 0.2 इंटू 6। तो बेसिकली 0.2 -0.2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये तो हो जाएगा x, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, बिकॉज आपने माइनस टर्म्स में कॉमन लिया है, और 0.2 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा आपका 6, राइट। अब आप ये देखो जो आपका इंटरवल है, क्वेश्चन में गिवन है कि जो फंक्शन है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 6 to 12। एज पर द क्वेश्चन फंक्शन जो हमारा किस इंटरवल में लाई कर रहा है, 6 to 12, राइट। तो इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे आपके, 6, 12 और 0। इंटरवल क्या क्या हो जाएंगे आपके, देखो क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखो तो ये गिवन है आपको कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू
0 है लेस देन इक्वल टू 12। लेकिन यहाँ अगर आप देखो, अगर आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो बेसिकली आपके पास 3 पॉइंट्स हो गए, देयर आर 3 पॉइंट जिसमें आप इंटरवल फाइंड करोगे। एक तो हो गया 0, एक हो गया 6, एक हो गया 12। अब इसको आपने नंबर लाइन पे कैसे ले लिया, 0 देन 6 एंड देन 12, 0 6 और 12। फर्स्ट ऑफ ऑल 0 और 6 के बीच में हम कोई वैल्यू पुट करेंगे एफ डैश एक्स में, से 1। 0 6 के बीच में हमने एक वैल्यू ले ली 1, 1 को आप यहाँ पे पुट करो। जब 1 को आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5। माइनस माइनस प्लस, आपको तो सिर्फ ये देखना प्लस है या माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब 0 और 6 के बीच में तो वैल्यू जो आ रही है वो आपकी पॉजिटिव आ रही है, ग्रेटर देन 0। ओके, 6 और 12 के बीच में ऐसे कोई एक वैल्यू हम पुट करेंगे, से द वैल्यू इज 8। तो जैसे आप यहाँ पर 8 पुट करोगे, 8 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस इंटरवल में वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इस इंटरवल में वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव का मतलब इस इंटरवल में जो एफ डैश एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, और इस इंटरवल में जो आपका ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो आपसे यही पूछा गया था कि फंक्शन जो है किसमें, एज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर जो फंक्शन है आपका, देयरफॉर एफ एक्स is strictly increasing in this interval, as f dash x is less than 0 in this interval, therefore f x is strictly decreasing in this interval। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट का जो ऑप्शनल पार्ट है, दैट इज फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इफ एनी इन द इंटरवल 0,12 एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम। पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वाला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम इन द इंटरवल 0,12, वो हम फाइंड करते हैं। तो अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द गिवन फंक्शन -0.1 x स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 98.6। m की जो वैल्यू हमारी आई थी 1.2, आफ्टर पुटिंग दिस वैल्यू तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.1 x स्क्वायर प्लस 1.2x प्लस 98.6, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -0.2x प्लस 1.2, ठीक है। देन वी विल फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका -0.2, और ये आपका 0 हो जाएगा, तो -0.2 इज लेस देन 0, -0.2 जो भी है वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो क्या होती है आपकी लेस देन 0। या आप इसको ऐसे समझो भाई, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो 6 है, जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आपका 6 है। तो क्रिटिकल पॉइंट को पुट करने के बाद ये वैल्यू तो यही रहेगी -0.2। इसका मतलब आफ्टर पुटिंग द क्रिटिकल पॉइंट इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जो मेरी फंक्शन की वैल्यू आ रही है एफ डबल डैश एक्स की, मींस एफ डबल डैश 6 की, बिकॉज 6 इज द क्रिटिकल पॉइंट, वो लेस देन 0 आ रही है। तो लेस देन 0 का मतलब हो गया लोकल मैक्सिमा, दैट इज 6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो जिस पॉइंट को पुट करके, जो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये आपका क्या हो गया, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा फाइंड करो इफ देयर इज एनी, और अगर है तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ये भी फाइंड करना है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है कि जहां आपका एफ(x) है जो फंक्शन है उसमें अब इस पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा को आपको पुट करना होता है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू f(6), तो x की जगह आप 6 पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा -0.1 x स्क्वायर, x की जगह 6 होगा 6 स्क्वायर प्लस mx, m की वैल्यू 1.2 और x की जगह आ जाएगा आपका 6 प्लस 98.6 तो इट विल बी -0.16 स्क्वायर क्या हो जाएगा 36, 1.2 इंटू 6 हो जाएगा 7.2 प्लस हो जाएगा 98.6, तो ये हो गया आपका -3.6 प्लस 7.2 प्लस 98.6। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 102.2। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज देखो, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा यानी इन द इंटरवल, वो हम फाइंड कर चुके हैं। उसके बाद आपको ये भी कहा जा रहा है एज वेल एज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 12। अब आपको कहा जा रहा है कि आपको फाइंड करना है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमम और पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमम इन द इंटरवल 0 to 12 क्लोज इंटरवल, राइट। ऑल्सो फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू, वो हम फाइंड कर चुके हैं, एंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो बेसिकली अब आपको अब हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा, पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा, कॉरस्पॉन्डिंगली उसके साथ हमें फाइंड करना है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। देखो, आपको जो पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट फाइंड करने के लिए कहा गया उसका क्लोज इंटरवल है 0 to 12,
ये कहा जा रहा है। तो एब्सोल्यूट वाले केस में क्या होता है, अब यहाँ पर जो पॉइंट हम कंसीडर कर, एब्सोल्यूट वाले केस में हम सभी पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं। सभी पॉइंट्स का मतलब 0, फिर क्रिटिकल पॉइंट जो हमारा 6 आया था 12। अब हम इन तीनों पॉइंट्स में फंक्शन को चेक करेंगे कि किस पॉइंट पर उसकी वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमा या कौन सा पॉइंट जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और जिस पॉइंट पर भी वो वैल्यू आएगी उसको फिर फंक्शन में पुट करेंगे। अब आप देखो f ऑफ 0 अगर मैं फंक्शन में 0 पुट करता हूं, अगर मैं x की जगह 0 पुट करता हूं तो क्या होगा, 0 + 0 98.6। देन f ऑफ 6 अगर मैं x की जगह 6 पुट करता हूं तो क्या आएगा, f ऑफ 6, तो f ऑफ 6 क्या हो जाएगा, ये हमने अभी फाइंड किया था। f ऑफ 6 जो है हमने अभी फाइंड किया था लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाले केस में कि f ऑफ 6 जो है हमारा 102.2 आया था। f ऑफ 6 जो हमने अभी फाइंड किया था वहाँ हमारी वैल्यू कितनी आई थी, 102.2। देन f ऑफ 12 जब यहाँ पे देखो f ऑफ 12 आप पुट करोगे तो f ऑफ 12 पुट करने के बाद भी जो आपकी वैल्यू आएगी, देखो ये हो जाएगा आपका -0.1 इंटू 144 प्लस m की वैल्यू कितनी थी 1.2, m की वैल्यू कितनी थी 1.2 है, और x की जगह क्या आ जाएगा 12 प्लस 98.6। अगर आप देखो तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -14.4, ये हो जाएगा +14.4 और प्लस 98.6, तो ये तो कैंसिल, तो ये भी आपका 98.6 ही आ रहा है, ये भी आपका 98.6 ही आ रहा है। अब अगर आप ओवरऑल देखो तो मैक्सिमम वैल्यू तो ये आ रही है, इसका मतलब 6 जो है पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है 102.2 सॉरी। बट F0 और F12 में जो वैल्यू आ रही है वो आपकी सेम आ रही है, इसका मतलब ये दोनों ही 98.6 जो है आपकी वो आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है, और किस पॉइंट पर आ रही है 0 और 6 पर। तो आप कैसे लिखोगे, 0 and 12 both are point of absolute minimum and absolute minimum value of function is 98.6, और इसको आप कैसे लिखोगे, 6 is the point of absolute maximum and absolute maximum value of function is 102.2, and this is the final answer of this question. Next question is question number 37. Read the following passage and answer the questions given below. अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपको, इन एन एलिप्टिकल स्पोर्ट्स फील्ड, जैसे कि आप शेप में देख सकते हो, फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो फील्ड है स्पोर्ट्स फील्ड है, एलिप्टिकल यानी कि इलिप्स की शेप में है। इस तरह से कुछ आपकी स्पोर्ट्स फील्ड आपको गिवन है इस क्वेश्चन में। द अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड। अभी जो एलिप्टिकल शेप, इलिप्स की शेप में जो फील्ड है, अथॉरिटी इसमें एक रेक्टेंगुलर फील्ड को डिजाइन करना चाहती है। अथॉरिटी वांट्स टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सॉकर फील्ड विद द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। मींस इस रेक्टेंगल का जो एरिया है इस तरह से डिजाइन करना है कि रेक्टेंगल का एरिया जो है मैक्सिमम पॉसिबल, जितना हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि आपको मैक्सिमाइज फाइंड करना है, ठीक है। द स्पोर्ट्स फील्ड इज गिवन बाय द ग्राफ ऑफ, अब इलिप्स की जो इक्वेशन है वो आपको गिवन है x² / a² + y² / b² = 1, जिसको देख के भी आपको समझ में आ रहा होगा इट इज एन हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ इलिप्स। तो इक्वेशन भी आपकी हॉरिजॉन्टल है बिकॉज a जो है वो x के नीचे है, यानी कि जो मेजर एक्सिस है वो आपका x एक्सिस है। फिर फर्स्ट पार्ट में आपको कहा जा रहा है द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x and 2y रिस्पेक्टिवली। भाई ये जो रेक्टेंगल है इसकी जो पूरी लेंथ है, लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ क्या होगी आपकी 2a और ब्रेड्थ क्या आपकी 2b। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इफ द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड बी 2x and 2y रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x। आपको क्या कहा जा रहा है, द लेंथ इज 2x एंड ब्रेड्थ इज 2y, तो पॉसिबल मैक्सिमम एरिया क्या होगा इन टर्म्स ऑफ x। तो आपको एरिया की वैल्यू फाइंड करनी है, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। फाइंड द एरिया फंक्शन। Now the first part of the question is if the length and breadth of the rectangular field be 2x and 2y respectively। आपको कहा जा रहा है लेंथ 2x है अगर ब्रेड 2y है, तो आपको फाइंड करना एरिया ऑफ द फंक्शन, फाइंड द एरिया फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ x। ओके, पहले फर्स्ट पार्ट पर आते हैं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ देखो x बाय a, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा 2a, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता है 2b, तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो गया b, ये डिस्टेंस कितना हो गया b। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे a, 0, और ये जो पॉइंट y एक्सिस पर लाई कर रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, बिकॉज y एक्सिस पर है, b। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब एज पर क्वेश्चन लेंथ जो है वो 2x है और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, वो 2y है। We know that area of rectangle is L into B,
तो इन प्लेस ऑफ L वी विल पुट 2x, इन प्लेस ऑफ B वी विल पुट 2y। तो एरिया क्या हो जाएगा 4xy। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज द गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हम y या x को, अब आपको कहा इन टर्म्स ऑफ x, तो हम y को इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये जो वैल्यू है आपकी ये राइट हैंड साइड में जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ये क्लियर हो गया। अब यहां से जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, योर एलसीएम विल बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये डिवाइड हो रहा है, ये जैसे यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर को जब आप शिफ्ट करोगे तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट। तो बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा बी, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा ए, एंड दिस वैल्यू विल बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जो ये y की वैल्यू आई है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, बिकॉज हमें जो एरिया फाइंड करना है फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ x फाइंड करना है। Now area will be equal to, put in equation 2, तो 4x और y की जगह क्या आ जाएगा, in place of y it will be b by a root a square minus x square, which can be written as 4b by a into x root a square minus x square, and this is the answer of first part. This is the answer of first part, that we have written the area of the function in terms of x. Is it clear? Next part is find the critical point of the function. Now we have to find the critical point of the function. Now we have already find the value of area of rectangle in terms of x, and this is the equation number 3rd. अब critical point find करने के लिए हमें क्या करना होगा, first of all we find the dA by dx। तो critical point find करने का प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फंक्शन का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें फाइंड करना होता है, और फिर उस फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हम इक्वेट करते हैं 0 से, देन वी हैव द क्रिटिकल पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड dA by dx। तो देखो ये आपका एरिया आ गया इन टर्म्स ऑफ x। नाउ वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x, वी विल डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज द सेकंड फंक्शन। ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया। यहां में अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या अप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। ये पूरा आपका x है, ये पूरा आपका क्या है x है, तो रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। फिर इस x का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x, प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा आपका 1, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आपका हो गया dA by dx, राइट। नाउ 4b बाई ए, देखो 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहां से जब आप एलसीएम लोगे, यहां से जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब आप इस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये स्टेप भी क्लियर हो गया, और एलसीएम में डिनोमिनेटर में आ जाएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा -2x स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो, अगर आप यहां से माइनस कॉमन लेते हो तो क्या होगा, जो माइनस वाली टर्म है वो प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली टर्म है वो माइनस की हो जाएगी। यहां ये भी क्लियर हो गया। नाउ 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो जब हम कोई भी वैल्यू कॉमन लेते हैं तो वो सभी टर्म से डिवाइड होती है, वो सभी टर्म से क्या होती है डिवाइड होती है। तो जैसे आप 2 कॉमन लोगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जैसे यहां से आप 2 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बाय 2। तो जैसे आपने 2 कॉमन लिया तो 4 2 हो गया 8, और ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2, और अपॉन में क्या हो गया रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2, इसको मैं लिख सकता हूं a बाय रूट 2 का स्क्वायर, बिकॉज रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है। तो ये बन क्या गया, एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज व्हाट, ए माइनस बी ए प्लस बी।
a minus b a plus b इज इट क्लियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ dA by dx, दिस इज द वैल्यू ऑफ dA by dx, ये हमारी आ गई। अब हमें क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है, तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, जो dA by dx है ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जब आप इस वैल्यू को 0 से इक्वेट करोगे, देखो जैसे मैं इस वैल्यू को अगर 0 के इक्वल रखता हूं तो ये वैल्यू भी यहाँ आके 0 हो जाएगी, ये भी इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ये जब ये 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, a बाय रूट 2, और जब ये फैक्टर 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू होगी माइनस a बाय रूट 2, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x तो लेंथ है, x तो क्या है, लेंथ है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, a बाय रूट 2, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ पार्ट। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट 3। पार्ट 3 में कहा जा रहा है आपको यूज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x एंड विड्थ 2y ऑफ द सॉकर फील्ड इन टर्म्स ऑफ a एंड b दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया, दैट मैक्सिमाइज इट्स एरिया। तो देखो जी, ये हमारा dA by dx आ गया, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ dA by dx। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होगा, दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में और राइट में हम चेक करेंगे कि dA by dx पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। जैसे कि अगर मैं a बाय रूट 2 से लेफ्ट में जाता हूं, यानी कि a बाय रूट 2 से अगर मैं छोटी वैल्यू यहां रखूंगा तो छोटी वैल्यू रखूंगा तो ये नेगेटिव आएगी। भाई अगर मैं यहाँ पे छोटी वैल्यू ले लेता हूं तो माइनस माइनस ये जो भी वैल्यू होगा, जैसे कि -2 है, उससे छोटा क्या हो गया -1, ओवरऑल तो नेगेटिव आएगा। और यहाँ पर अगर मैं a बाय रूट 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो a बाय रूट 2 पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब प्लस माइनस ओवरऑल क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो a बाय रूट 2 के लेफ्ट साइड में तो जो dA बाय dx है, a बाय रूट 2 के लेफ्ट साइड में जो dA बाय dx है वो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, वो मेरा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके। अब a बाय रूट 2 के राइट साइड में, a बाय रूट 2 के राइट साइड में, यानी कि उससे बड़ी वैल्यू, अगर मैं a बाय रूट 2 से यहाँ पे कोई बड़ी वैल्यू लेता हूँ, जैसे कि मान लो ये -2 है, a बाय रूट 2 है, तो उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, उससे बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा आपका, प्लस, और ये प्लस रूट वाले को तो देखना ही नहीं है क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट है तो पॉजिटिव ही होगा। अब प्लस प्लस क्या हो गया, प्लस प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पर जो dA बाय dx है मेरा वो क्या हो गया, माइनस। तो देखो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। इसके लेफ्ट साइड से तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इसके लेफ्ट साइड से फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है, और राइट साइड में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड में फंक्शन क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मैक्सिमम है। अगर उल्टा होता है कि लेफ्ट साइड से डिक्रीज हो रहा है लाइक दिस, और राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है इसकी जो वैल्यू होती है मिनिमम वैल्यू होती है। तो इसी तरह से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे देखा जाता है, अगर लेफ्ट साइड से इंक्रीज हो रहा है, राइट साइड से डिक्रीज हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो मैक्सिमम है, और लेफ्ट साइड से डिक्रीज हो रहा है, राइट साइड से इंक्रीज हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट जो होता है वो एक मिनिमम वैल्यू देता है। तो इसका मतलब ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारा, ये हमें क्या देगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है, दैट इज एट a बाय रूट 2 वी गेट द मैक्सिमम वैल्यू। अब आपको कहा जा रहा है फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो लेंथ इक्वल टू क्या था, 2a, लेंथ इक्वल टू क्या था, 2a, राइट। अब a लेंथ इक्वल टू क्या था हमारा, 2a, नॉट 2a, 2x, लेंथ इक्वल टू क्या था हमारा, 2x, और x की वैल्यू जो आई है हमारी वो क्या आई है, a बाय रूट 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, क्रिटिकल पॉइंट। x की वैल्यू क्या आई है, a बाय रूट 2, तो x की जगह हमने पुट कर दिया a बाय रूट 2, जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब 2 को लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ आपका आ गया रूट 2 है, लेंथ आपका क्या आ गया, रूट 2 है, राइट। अब हमने y को इन टर्म्स ऑफ x जब लिखा था तो क्या आया था, y इक्वल टू b बाय a रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, यही हमने फाइंड किया था। अगेन x की जगह क्या आ जाएगा, a बाय रूट 2, x की जगह क्या पुट कर देंगे, a बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2, इसको सॉल्व करके आएगा 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा रूट a स्क्वायर, और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा, a, अपॉन में होगा रूट 2, अपॉन में क्या होगा, रूट 2। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया b बाय रूट 2। अब ब्रेड क्या था आपका 2y, y की वैल्यू क्या आई है, b बाय रूट 2, तो इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट b बाय रूट 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया, रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया रूट 2b। इसका मतलब जो लेंथ है दैट इज रूट 2a। बाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो लेंथ आ रही है वो क्या आएगी आपकी, रूट 2a, और ब्रेड्थ को हमने फाइंड किया रूट 2b। इज इट क्लियर। पार्ट थर्ड का जो और वाला पार्ट है इसमें कहा जा रहा है यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी आपने लेंथ और ब्रेड्थ को फाइंड किया बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, अब कहा जा रहा है यूज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड द लेंथ 2x and with 2y of the soccer field that maximize its area, okay।
देखो भाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, एफ डैश एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, एफ डैश एक्स हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, जो हमारा किसके इक्वल है, -8b बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना होता है, यानी कि एफ डैश एक्स के बाद अब हमें फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स। तो देखो ये तो कांस्टेंट है, ये वाला पार्ट तो आपका कांस्टेंट है जो आपका एज इट इज आ जाएगा। बाकी यहां पे अप्लाई करोगे क्वोशिएंट रूल, ये आपका न्यूमरेटर है और ये आपका क्या डिनोमिनेटर। तो क्या होता है क्वोशिएंट रूल में, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन डिनोमिनेटर इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x और कांस्टेंट का तो 0 माइनस न्यूमरेटर इज एज सच एज एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1 बाय रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा -2x, जिसमें से 2 से 2 तो आपका कैंसिल। अब देखो अगर मैं यहां से एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 2x आपका एज इट इज आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 और ये x आपका एज इट इज आ जाएगा। अब ये जो रूट है मींस पावर 1/2 और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1, ये दोनों ही डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2, 1 + 1/2 क्या हो जाएगा 3/2। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या आया था a/√2। अब देखो अगर मैं x की जगह a/√2 पुट करता हूं तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर बाय 2, 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, ये तो पॉजिटिव आएगा। यहां अगर मैं x की जगह a/√2 पुट करता हूं, a स्क्वायर बाय 2 माइनस a स्क्वायर बाय 2, ये पूरी वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी। अब ये तो और ये जो वैल्यू है आपकी, ये वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी आपकी। तो देखो प्लस माइनस क्या हो गया आपका, माइनस आ रहा है। क्रिटिकल पॉइंट पुट करने पे ये वैल्यू ओवरऑल जो आ रही है एफ डबल डैश एक्स की वो माइनस आ रही है, तो माइनस आने का मतलब मैक्सिमा, एफ डबल डैश a/√2 जो है आपका वो नेगेटिव आएगा, दैट इज लेस देन 0 विच मींस मैक्सिमा। तो इसका मतलब ये मैक्सिमा है, ये जो वैल्यू है मैक्सिमम है। अब जैसे आपने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में किया था, लेंथ क्या है 2x, x की जगह आप a/√2 पुट करोगे तो √2a आएगा, ब्रेड क्या थी आपकी 2y, y इन टर्म्स ऑफ x, कोई सेम चीज आपको करनी है तो ब्रेड यहाँ पे भी क्या आ जाएगी √2b, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। For today's class, I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।